ओके। हाँ जी। अरे पहले भी ठीक था। आप जैसे सुबह मैं पढ़ा रहा था तो वो सही था। सुबह कौन चालू करता है? कुछ नहीं, मैं ही कर लेता हूँ। टक 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 हो गया बस। मतलब वहां से सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ती है। ओके गाइस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हाँ जी, क्या हो गया? ये क्या चल रही है? एक सेकेंड। जितने हो गए उतने सारे, मतलब जितने हो जाएंगे उतने। 3 मान लो। मेरे को भी आइडिया नहीं है। मेरे को भी आइडिया नहीं है। अच्छा सुनो तो सही। अरे भाई ऑब्वियसली मेरा सब्जेक्ट अगर सेकंड है तो सेकंड ही होगा ना यार। उस हिसाब से हो जाएगा। ओके। हाय, गुड आफ्टरनून। अपन अरे सुनो तो सही। चैप्टर रीड कर रहे हैं अपन या फिर अपन को लिखना था? अच्छा, मेरे को लगा पिंक पहन रखा था इसलिए। हाँ, ये वैसा गंदा वाला पिंक नहीं है। नहीं, पिंक कुछ नहीं। आपके पास है वो? कभी मत आना ऐसे। कौन सी पार्टियों में जा रहे हो आप ऐसे? चलो, डांडिया वांडिया में मत पहन के चले जाना। लोग एक दूसरे के सर पे डंडे मार देंगे। मैं तो मार दूंगा। अच्छा चलो, अपना चल रहा था डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड आई गेस। हाँ जी, अपन 17 पेजेस तक कर चुके हैं। ठीक है, कीड़े मत करो। ओके चलो, शी सेड। चलो, अरे जो भी करना है जल्दी से सेटल हो जाओ भाई। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा, इतनी जगह इनके पास। आइए जल्दी, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है। आप चालू करते हैं ना? हाँ। ओके। पहले कर लिया था हमने। हाँ सुनिए, तो अपन ने चालू किया था ये टॉपिक, अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अनपेड डिविडेंड अकाउंट याद है आप लोग को भाई? 5 30 5 30 7 7। अब सुनिए ना, एवरीबडी प्लीज क्वाइट। ओके सर। हाँ, तो 5 30 7 7 के अंदर क्या करा जाएगा? सबसे पहले 5 दिनों में सेपरेट बैंक अकाउंट में, 30 डेज में अनपेड डिविडेंड अकाउंट में, जहां पे पैसा रहने वाला है 7 ईयर्स के लिए। तो ये बोलता है कि अगर कंपनी ने वहां पे पैसा ट्रांसफर करने में डिले कर दिया तो कंपनी को कितना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 12% के साथ में। और अगर कोई पर्सन क्लेम करना चाहता है तो वहां से क्या कर सकता है? पैसे को क्लेम कर सकता है। समझ आ गया भाई? अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक शेयर होल्डर हूं और मैं क्लेम नहीं कर पाया मेरा पैसा, ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर, तो कंपनी ने वो पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अब मैं पैसा क्या क्लेम कर सकता हूँ क्या अनपेड डिविडेंड अकाउंट से? आंसर इज यस सर, ऑब्वियसली सर। आप वो पैसे को क्या कर सकते हो? क्लेम कर सकते हो। कहाँ से? बरोबर, अनपेड डिविडेंड अकाउंट से आप उस पैसे को क्लेम कर सकते हो। कोई तकलीफ नहीं आएगी आपको, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में वो पैसा अगले 7 साल तक पड़ा रहा, उसके बाद क्या करा जाएगा उस पैसे का? तो अगले 7 दिनों में उस पैसे को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पे? आईपीएफ के अंदर। अब जैसे क्या है, आईपीएफ है, तो आईपीएफ ना ये आज का नहीं है। आईपीएफ हमारे पास कम से कम जैसे 10 12 15 सालों से है ऑलरेडी।
तो सबसे पहले ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया आईईपीएफ, एक अकाउंट ओपन करा अलग से। इट वॉज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही था वो। आईईपीएफ, इन्वेस्ट एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड बना दिया सरकार ने। अंडर सेक्शन 205C, अंडर सेक्शन 205C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 205C के अंदर, अब सर ये सेक्शन 205C का मतलब क्या हो गया? एक्चुअली में 205 जो था वो ओरिजिनली एक्ट बनता है तब आया था जब ये A B C D ऐड करे जाते हैं, तो इसका मतलब ये बाद में अमेंडमेंट के साथ में ऐड किए गए, बाद में अमेंडमेंट के साथ में ऐड किए गए। समझ आ गया? जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ते हो तो इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 10A आया, ठीक है, 10AA आया, ठीक है। अब ये 10AA क्या है, ये बाद में ऐड किया गया इनकम टैक्स के अंदर। समझ आ गया? तो सेक्शन 10 वाज ओरिजिनली फ्रेम्ड, सेक्शन 10 जो सबसेक्शन 1 है वो ओरिजिनली फ्रेम्ड है, बट ये जो बाद में आ रहा है ना 10A, 10B, 10AA, 10AAA, 10, ठीक है, AB, ये सब क्या है, बाद में ऐड किए गए थे। समझ आ गया? इसका मतलब ये होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको किस तरीके से सेक्शन को बाद में ऐड ऑन किया जाता है? तो सेक्शन 205C बाद में ऐड ऑन किया गया था इसको। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि अब जैसे ही उन्होंने नया एक्ट बना दिया, तो नया एक्ट बनाने के बाद जो भी पैसा वहां पे था ना, वो 125 सेक्शन बना के, सेक्शन 125 बना के, सारा का सारा पैसा जो 205C में था वो हमने एक नई अथॉरिटी डेवलप कर दी। तो इस एक्ट के साथ में हमने बहुत कुछ नए काम किए। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद हमने पहला काम तो ये किया कि हमने बनाए स्पेशल कोर्ट जो पहले नहीं थे। दूसरा NCLT पिक्चर में आ गया जो पहले नहीं था। पहले कंपनीज एक्ट 1956 के टाइम पे, ठीक है, देयर यूज्ड टू बी अ CLB, कंपनी लॉ बोर्ड। क्या होता था? कंपनी लॉ बोर्ड होता था। अब यहां पे कौन है? CLB। अब यहां पे आ गया NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो NCLAT और NCLT दोनों चीजें आ गई। समझ आ गया? इसके अंदर एक नई अथॉरिटी ले आए अपन, किसको, क्या नाम दिया नई अथॉरिटी को? ठीक है, IEPFA, एक नई अथॉरिटी अपन ने बनाई जिसका नाम है IEPFA। तो IEPF अथॉरिटी इज कॉल्ड एज IEPFA, बराबर? समझ आ गया? और उसके अलावा हमने यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लेके आ गए कि भाई साहब अगर तुम्हारी कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है, तुम्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करना है, बैंकरप्सी का कोई भी केस है, तो उसके लिए अपन लेके आ गए कौन को? ठीक है, वहां पे अपन लेके आ गए अपन यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 को, बराबर? ठीक है, अब आपको समझ आया? ये कुछ बड़े चेंजेस थे, बहुत ज्यादा बड़े चेंजेस थे जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आए, ठीक है, और आने के बाद ये धीरे धीरे चालू हो गए। और ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर आ ही नहीं पा रहे थे। अच्छा, आए थे तो इनका जस्ट एक इंट्रोडक्शन हुआ था। एप्लीकेबिलिटी के लिए क्या होता है, देखो क्या होता है, मैंने आपको क्या कहा, ये जो एक्ट है इट इज अ रूल बेस्ड एक्ट। ये जो एक्ट है रूल बेस्ड एक्ट है। रूल बेस्ड एक्ट का मतलब होता है कि सरकार क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आसानी से रूल लाएगी, अप्लाई कर देगी। मगर जो सेक्शन बेस्ड एक्ट होता है ना, जिसमें रूल्स की कमी होती है, उसमें क्या होता है, उसमें हर बार नया सेक्शन लाने के लिए आपको पार्लियामेंट के अंदर अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो एवरी टाइम यू वांट टू अमेंड द एक्ट, यू हैव टू गो टू द पार्लियामेंट, यू हैव टू पास अ रेजोल्यूशन एंड देन जस्ट गेट इट अप्रूव्ड, ठीक है, फ्रॉम बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, एंड देन फाइनली इट विल बी अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो अब आप सोचो क्या प्रोसीजर हो गया, लोकसभा की परमिशन लो, राज्यसभा की परमिशन लो, फिर प्रेसिडेंट की परमिशन लो, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी आएगी। तो जैसे एक्ट पास किया जाता है उसका अमेंडमेंट भी उसी तरीके से पास किया जाता है। मगर अब यहां पे क्या होता है, अब यहां पे सीधे रूल बनाया जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे रूल बनाती है, इनको इतने डिटेल्ड प्रोसीजर में जाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। आ गई बात समझ में? इसीलिए क्या है, यहां पे हर चीज की तुरंत प्रभाव से एप्लीकेबिलिटी आ जाती है, वेरएज इस चीज की एप्लीकेबिलिटी कहां नहीं आ पाती थी, कंपनीज एक्ट 1956 में, क्योंकि हर चीज वहां पे एप्लीकेबल करवाना पड़ता था, अप्रूवल लेनी पड़ती थी, तो बहुत डिटेल्ड प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए वहां तक NCLT आ ही नहीं पाया था, क्योंकि NCLT का प्रोविजन उन्होंने डाल दिया बट NCLT की अप्रूवल नहीं डाल पाए, वो लोग चालू ही नहीं कर पाए। सोचो NCLT को, मतलब NCLT कंपनीज एक्ट 1956 में 5 साल पहले आ गया था, खत्म होने से 5 साल पहले, मतलब 2009-10 तक इंट्रोड्यूस हो गया था कंपनीज एक्ट में, ठीक है, 1956 में, बट उसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आ पाई। सोचो, वो एप्लीकेबल ही नहीं हो पाया, बनाया ही नहीं, उसको ऑफिस ही नहीं दिया, बनाया ही नहीं उसको। समझ आया? तो सरकार ने क्या किया, फिर सरकार ने इसके बाद IEPF अथॉरिटी बना दी। IEPF अथॉरिटी बनाने के बाद सरकार को लगा कि भाई अब ये ऑफिस काम करेगा, कैसे करेगा,
तो सरकार ने, सिंपल सी बात है, सरकार ने फंड बनाया, फंड को मैनेज करने के लिए अथॉरिटी बनाई, तो फंड को मैनेज करने के लिए अथॉरिटी को लीगल रिकॉग्निशन नहीं दे रखा था, वो सरकार के अंडर ही थे, इसके लिए कोई प्रॉपर प्रोविजंस नहीं थे। फिर सरकार ने इसके प्रॉपर प्रोविजंस बनाए, उसको एक अलग से ऑफिस दे दिया, अलग से अथॉरिटी बना दिया कि बोले अब ये काम मैं तुम्हें डेलीगेट करता हूं, तुम संभालो, तुम्हारा काम संभाले, मेरे पास मत आना बार बार छोटी छोटी चीजों के लिए। मैं पार्लियामेंट से जब बजट बनाएंगे तो उसमें तुम्हारा थोड़ा सा फंड तुम्हें दे देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कॉर्पोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब एमसीए के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास जो फंड्स आएंगे उसमें से थोड़ा सा फंड तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। बाकी तुम अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए तुम्हें डोनेशन मिल जाता है, और अलग अलग सोर्सेज से तुम्हारे पास वैसे भी फंड्स आ जाते हैं, तो कोई तकलीफ है नहीं। ओके, तो फिर उसके बाद अपन ने बनाया किसको, IEPFA। IEPFA www.iepf.gov.in, जो सरकारी ऑफिस होता है, गवर्नमेंट का होता है, उसका यही क्या होता है उसका, ठीक है, .gov.in, यही उसका क्या होता है, डोमेन नेम होता है। समझ आ गया, यही उनकी वेबसाइट लैंड करती है, .gov.in सरकार के पास है। समझ आ गया, देख लो भाई। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आ गया ना समझ में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैन यू सी दिस, यहां पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको? अरे भाई क्या चल गया, होम पेज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये देखो, ये सरकार क्या करती है, मतलब ये किसके लिए काम करता है, इस चीज के लिए काम करता है, ठीक है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। अब ये देख लो, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड का काम क्या है, मैं सीधे आपको इसको यहीं से पढ़ा रहा हूँ आपको, मतलब समझ रहे हो ना, ये टॉपिक आप यहीं से पढ़ रहे हो। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, IEPFA अथॉरिटी, IEPFA, भाई ये क्या मजाक चल रहा है, वही तो, कोई सिखाओ इनको भाई। IEPF अथॉरिटी लिखना चाहिए था, वेबसाइट में गलती है इनके, कंटेंट राइटर सही नहीं मिला इनको, ठीक है। तो दी IEPF अथॉरिटी, हाँ जी सर, वही तो, IEPFA इज entrusted with the responsibility of administration of the investor। यार एक काम करते हैं, इसको छोटा ही कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये आधे आधे वर्ड्स ऐसे जा रहे हैं ना। हाँ, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, मेकिंग रिफंड्स ऑफ द शेयर्स। आगे समझ में, मैंने आपको बताया था ना, जो भी आपके फिजिकल शेयर्स हैं अभी तक जिसने क्लेम नहीं करे वो सारे के सारे IPF में जा चुके हैं भाई, ठीक है। या तो तुम्हारे शेयर्स होंगे डीमैट फॉर्म में, या अगर तुम्हारे पास फिजिकल शेयर्स हैं तो उसकी वैलिडिटी थोड़ी है, तुम खुश हो जाओ फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट अपने हाथ में रख के, एक्चुअली में तो जा चुके IPF के पास। समझ आ गया। अनक्लेम डिविडेंड्स, मैच्योर डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, ये सब इनके पास चला जाता है। मतलब कंपनी के पास, कंपनी इन्वेस्टर का किसी भी रूप से कोई भी पैसा अपने पास नहीं रख सकती है, बात खत्म। नो इफ एंड बट इसके अंदर। ये जो पैसा है, दिस मनी बिलोंग्स टू द इन्वेस्टर, एनी सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टर, वेदर यू आर ए डिपॉजिटर, डिबेंचर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर, या तुम्हारे कोई भी ब्याज लगे, तुम्हारे पे डिविडेंड हो, तुम्हारा कोई भी पैसा हो, बोनस शेयर्स हो, डजंट मेक डिफरेंस, वो सारा का सारा पैसा 7 साल के बाद में IPF के पास ट्रांसफर हो जाएगा। तो इट इज कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दैट मनी विद देमसेल्व्स फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर। समझ आई बात? कितने साल तक कंपनी अपने पास रखेगी उस पैसे को? 7 साल तक। बात समझ आ गई? उसके बाद तुरंत प्रभाव से यहां ट्रांसफर कर देना, और ये जो अथॉरिटी है आपको एक रिसीट देगी। क्या देगी? रिसीट देगी। तो आई विल गो देयर, मैं यहां जाऊंगा, यहां जाके मैं लिख दूंगा ये पैसा ट्रांसफर कर रहा हूं, अमाउंट की डिटेल्स डाल दूंगा, ठीक है, और यहां से जैसे ही मैंने पैसा इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया तो मुझे एक रिसीट मिलेगी, एंड दैट रिसीट विल बी इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द कंपनीज लाइबिलिटी। क्या बोला मैंने? दैट रिसीट विल बी इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ द कंपनीज लाइबिलिटी। तो यहां पे कोई इन्वेस्टर मेरे पास आता है, ठीक है, आके बोलता है सर वो पैसे दे दो। मैं कहूं कौन से पैसे भाई? हाँ, कौन से पैसे? तेरी मम्मी छोड़ के गई थी कि तेरे पापा?
बोले नहीं नहीं सर नहीं नहीं सर मैंने ही छोड़े थे। अच्छा कब? बोले सर वो डिविडेंड के थे 8 साल पहले के। हाँ मेरे पास नहीं है वो, तो आईपीएफ के पास। बोले उसने मेरे पे केस कर दिया। अरे ऐसे कैसे? ये ले भाई रिसीट देख ले, रसीद दिख रही है, आईपीएफ के पास ट्रांसफर कर दी। ये देख फंड्स, देख आईपीएफ के यहाँ पे साइन हो रखे हैं। अपन तो इफेक्टिव डिस्चार्ज है, अपने पे कोई लाइबिलिटी आ ही नहीं सकती। So that will be effective discharge of the company's liability, or company failed to do so, then company is required to pay that amount along with the interest to the IPF. समझ आ गई क्या? ब्याज देके देना पड़ेगा, पैसा तो देना पड़ेगा। देखो तुम्हें कुछ नहीं कर सकते तुम। तो making refunds of the shares, unclaimed dividend, mature deposits, debentures to investors, promoting awareness among investors and protecting the interest of investors. The website is an information providing platform to promote awareness and does not ऑफर एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस और इवैल्यूएशन। पहले इन्होंने डिस्क्लेमर दे दिया। ओके, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इज आर प्राइमरी कंसर्न। अब देखो यहां से तुम सर्च कर सकते हो अपना अनक्लेम्ड और अनपेड अमाउंट, दिख रहा है आपको? ठीक है, टाइप कर दो नाम, टाइप कर दो मिडिल नेम, लास्ट नेम, ठीक है, फोलियो नंबर, ठीक है, और फिर आपका डीपीआईडी, अकाउंट नंबर। समझ आ गया क्या? फोलियो नंबर मतलब शेयर्स का जो नंबर है, ठीक है, वो आगे क्या हुआ बोलो? हाँ बिल्कुल लेगा। हाँ हाँ उसका जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसका, लिक्विडेटर है या फिर जो ऑफिशियल असाइनी है, वो यहाँ पे पैसा मांग लेगा। ठीक है, वो मांगेगा यार, वो तो इंसॉल्वेंट हो गया ना, तो इंसॉल्वेंट बंदे के सारा पावर उसके पास चला जाता है, वो इसका लीगल अथॉरिटी बन गया, वही मांगेगा पैसा अलॉन्ग विद द डिविडेंड। क्योंकि इतने सालों से शेयर्स आपके पास नहीं है, तो डिविडेंड भी आपको कहाँ ही मिल रहा होगा। जब आपका पैसा आईपीएफ में चला गया, शेयर्स आईपीएफ में चले गए, तो आपका डिविडेंड भी आईपीएफ में जाता होगा। समझ आ गया? ये देख लिया आप लोगों ने, ये क्लेम रिफंड का फॉर्म है, आईपीएफ से रिफंड ले सकते हो आप। समझ आ गया? बोलो भाई, ठीक है। ये इसके फॉर्म्स है अलग अलग, बोलो कोई दिक्कत? ये डूज एंड डोंट्स बता रहा है आपको। हाँ आईसीआई का तो लिंक देगा ही, आईसीआई ने भी यहाँ का लिंक दे रखा है होगा अपनी वेबसाइट पे। आपस में ऐसे कोऑर्डिनेशन रहता है भाई, सीएमए इंस्टीट्यूट ने मतलब सबने दे रखा है। अबाउट अस, अबाउट आईपीएफ है, ये तो हो गया। द रिफंड इज रिस्पेक्ट ऑफ अनक्लेम्ड, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये देख लिया आपने। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गॉर्ज अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफिएबल एप्लीकेंट्स फॉर शेयर्स और डिबेंचर शेयर होल्डर्स, जो भी पैसा आपने डिस्गॉर्ज कर लिया है, रख लिया अपने पास, वो आपको वापस कर दिया जाएगा। और हाँ अपन पार्टनर्स हैं इसके। इसका हिस्ट्री देख लो, मैंने आपको बताया था ना, आईपीएफ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, दिख रहा है क्या या जूम करूं? अरे आपसे कौन पूछ रहा है भाई, उनसे पूछूंगा ना मैं, तुम तो सामने बैठे हो भाई। ठीक है भाई, अब देखिए, अभी ठीक है ना पीछे से एकदम? शट अप यार, मेरे को नहीं सुनना तुम्हारे से। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, देखो क्या लिखा है, आईपीएफ हैज बीन एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 205C ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 बाय वे ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 1999। सोचो 2000 में आया था करीब, है ना। फॉर द प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इट वाज आल्सो प्रोवाइडेड इन अमेंडमेंट एक्ट that no claim shall be against the fund or the company in respect of individual accounts were unclaimed and unpaid for a period of 7 years. First become due for payment, no payment is made, तो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। समझ आ गया क्या? ठीक है भाई। अब इसके पास कौन कौन से पैसे आते हैं देख लो एक बार। अमाउंट इन दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय द कंपनी, जिसके लिए अरे वो होता है ना, आप लोग इश्यू और शेयर्स के एंट्री पास करते थे,
ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, रिफंड करने के लिए दे दिया अपन ने, बट वो रिफंड हुआ नहीं वो पैसा। मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, इंटरेस्ट आ गया 1 2 3 4 इन सारी चीजों पे। ग्रांट्स एंड डोनेशंस गिवन टू दी फंड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कंपनीज ने जो इनको डोनेशन वगैरह दे दिए, इंटरेस्ट जो मिला इसको इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। समझ आ गया क्या? ठीक है भाई। क्या सरकार इन्वेस्ट देती है ना, आईपीएफ के बाद जो फंड्स होते हैं वो खुद भी इन्वेस्ट कर देते हैं, हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल में। तो इसका आईपीएफ का लेजिस्लेशन 124 एंड 125 के अंदर दे रखा है। देखो क्या क्या जाता है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ये मैं बता ही चुका हूं आपको। आईपीएफ आया, ये आईपीएफ के अंदर पैसे जाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है ना पैसे, ये आईपीएफ के अंदर जाएंगे, जिसमें मैंने बता ही दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ग्रांट वगैरह दिया, डोनेशन वगैरह जो आया, अनपेड डिविडेंड, और ये सब जो है ना, ये सब आपको दिख रहा है, यही सब मेरे को पढ़ाना है अब आपको एक्चुअली में, ये चैप्टर यही है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, चलो चले। चलो अब सुनना, ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट टू आईपीएफ, एनी अमाउंट ट्रांसफर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट which remains unpaid or unclaimed for from the date of such transfer shall be transferred by the company along with the interest accrued thereon to IEPF. कोई दिक्कत? Further, the company shall send a prescribed statement containing the details of such transfer to the IEPF authority, and in turn the authority shall issue a receipt to the company as evidence of such transfer. ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ के देख लो एक बार। ये वाला दिक्कत आ गया समझ में? ठीक है भाई। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू आईपीएफ, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू आईपीएफ का मतलब होता है ऐसे शेयर्स जिन्होंने पिछले 7 सालों से लगातार अपना डिविडेंड क्लेम नहीं करा, मतलब उनके शेयर्स डीमैट में नहीं है, फिजिकल फॉर्म में है, क्योंकि अगर डीमैट में होते तो विथ ऑब्वियस रीजंस में उसका सारा पैसा बैंक में ट्रांसफर करता, ये कंफर्म है, कंपलसरी है। टू ओपन ए डीमैट अकाउंट यू मस्ट हैव अ ट्रेडिंग अकाउंट, टू ओपन ए ट्रेडिंग अकाउंट यू मस्ट हैव अ बैंक अकाउंट। सारे के सारे बैंक शेयर ब्रोकर क्यों हैं? सारे के सारे बैंक जो है, ठीक है, वो डीपी क्यों है? आपको पता है डीपी बताया था ना, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, याद है क्या? डिपॉजिटरी, एक आधा के अलावा बाकी सबको तो याद हो गई। हाँ, वो भी हिस्ट्री, क्योंकि आप हिस्ट्री बता रहे थे। थोड़ा सा वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम क्या ले लिया? बेटा तुम्हें इंटरेस्ट आना चाहिए था, वास्को डी गामा जगह है गोवा में, तुम्हें गोवा के नाम पे भी इंटरेस्ट नहीं आया। चलो चलिए सुनिए। अरे अरे सुनो मेरी बात, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू आईपीएफ, ये सारे के सारे शेयर्स कहां पे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? आईपीएफ। तो ऑल शेयर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिविडेंड इज नॉट पेड और क्लेम फॉर 7 consecutive years or more shall be transferred by the company in the name of IEPF along with the statement containing the prescribed details. It is clarified that in case of any dividend paid or claimed for any year during the set period of 7 years, भाई ऊपर साफ साफ लिखा है 7 consecutive years, तो नीचे इन्होंने क्या बच्चा समझ रखा है? ये बोल रहे हैं 7 consecutive years का मतलब लगातार 7 सालों तक आपने डिविडेंड क्लेम नहीं करा। नीचे बोल रहे हैं कि अगर एक भी साल में आपने डिविडेंड क्लेम कर लिया ना उसके बीच में, तो ट्रांसफर नहीं करेंगे। अरे तो हमें समझ आता है 7 consecutive years का मतलब,
मतलब यार उन्होंने समझ रखा है हमें छोटी बच्ची। यहां पे लिख देते ना तुम इंस्टीट्यूट, नीचे लिख देते @ ठीक है आईसी, ये कॉपीराइट आईसी, यहाँ पे हम तुम्हें छोटी बच्ची समझते हैं, ऐसे लिख देते तुम। कोई बात नहीं यार, अब छोड़ो। राइट ऑफ ओनर ऑफ ट्रांसफर्ड शेयर्स टू रिक्लेम, जो ओनर है क्या वो रिक्लेम कर सकता है? और आई थिंक ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। याद है उस आदमी की स्टोरी 130 करोड़ के एमआरएफ के शेयर्स वाली? Any claimant of shares so transferred to IEPF shall be entitled to reclaim the transferred shares from the IEPF in accordance with the prescribed procedure and submission of the prescribed document. और आपने अभी अभी देखा, अरे अभी दिखाया था ना मैंने आपको, फॉर्म भर के, फॉर्म भरा नहीं था बस, क्या करेंगे भर के उसको, ठीक है। हाँ कुछ ऐसा हो भी तो अपन छोड़ते ही नहीं वैसा। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, यस। अब कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, if the company fails to comply with any of the requirement of this section, such company shall be liable to a penalty of 1 lakh, and in case of continuing failure, for a further penalty of 5,000 rupees for each day after the first during which the failure continues, subject to a maximum of 10 lakh rupees. तो कंपनी की पेनल्टी है 1 lakhs to 10 lakhs, 5,000 डेली, 500 डेली फ्रॉम नेक्स्ट डे, मतलब सेकेंड डे से। मतलब डिफॉल्ट हो गया, 1 लाख की पेनल्टी लग गई, फिर अगले दिन 500 500 500 500 500 करते 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 10 लाख तक मैक्सिमम। 500 है ना, 500 रुपीज। क्या हुआ सर? एक सेकंड, क्या एक सेकंड, हाँ वो कंपनी को कितने साल तक रखनी है? वो तो कंपनी को 8 साल तक रखने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट होता है ना, कोई भी डॉक्यूमेंट, कंपनी को नया डॉक्यूमेंट मिलता है वो कम से कम 8 साल तक रखना पड़ता है, ठीक है। बाकी कंपनी वैसे तो ये लाइफ टाइम ही रखती है, कोई 8 साल में डिस्ट्रॉय नहीं करती है, लाइफ टाइम ही रखती है सब कुछ। हालांकि रिसीट अगर आपकी खो जाती है तो आप IEPF के साइट से डाउनलोड कर सकते हो। कोई कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कोई मिसप्लेस नहीं करती है। 30 40 40 50 साल के भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के पास होते हैं प्रैक्टिकली, सीधी सी बात है। हाँ 8 साल के बियॉन्ड इनकी रिक्वायरमेंट होती नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय करके उनकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज बना के रख लेती है। आपको क्या लगता है आज से 100 साल पहले भी अगर कोई केस रहा होगा उसके भी डॉक्यूमेंट सरकार के पास अभी है, बट वो कैसे हैं, बस कंप्यूटराइज कर दिए सारे फिजिकल एविडेंसेस को खत्म करके इन्होंने कंप्यूटराइज। इतना फिजिकल डॉक्यूमेंट कहाँ मेंटेन करेंगे यार, कितना डेटा हो जाएगा, हाँ जगह ही नहीं है इतनी। और अगर सोचो कितने बड़े बड़े वेयर हाउसेज होंगे जिसमें सिर्फ स्टॉक रखा हुआ है, ये सामान रखा हुआ, और फिर उसके बाद सिर्फ फाइलें रखी हुई है। अच्छा वो फाइलों को आप चूहों से बचाओ, दीमक से बचाओ, ठीक है, गंदगी से बचाओ, और प्लस उसके बाद वो सीलन वगैरह ना आ जाए उससे बचाओ, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए फिर आदमी रखो, तो कितना खर्चा हो जाएगा, कितना कितना खर्चा। तो कंप्यूटर्स आने के बाद, ठीक है, आपके स्कैनर्स आने के बाद सरकार ने क्या किया, आज तो बहुत साल हो गए, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर दिए, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स का जो काम है वो काफी हद तक कम हो चुका है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोग का ये सब जो ICAI मॉड्यूल दे रहा है वो एकदम देना ही बंद कर दे, ठीक है। और फ्यूचर में फिर बस कुछ नहीं, अपने लैपटॉप में पढ़ाई करो, और जो कि हो जाएगा नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में, यही होगा और क्या होगा। और पेपर देने का काम भी वैसा ही हो जाएगा, लेट्स सी। हाँ हाँ CMA में ऐसा कर दिया है, प्लस MBA कॉलेजेस के अंदर यही होता है भाई, MBA कॉलेजेस में यही होता है पूरा का पूरा, ठीक है। लंदन यूनिवर्सिटी में जो एग्जाम चल रहा है वो सब कुछ कंप्यूटराइज है, ठीक है। कोई ना तो उन्होंने मेरे को एक भी वो भेजाई, ठीक है, मॉड्यूल वगैरह। हाँ आपकी मर्जी है, आप डाउनलोड कर लो, प्रिंट निकाल के पढ़ लो, ठीक है। बाकी ऑनलाइन स्टडी सब कुछ 100% ऑनलाइन है, उसका एग्जाम तक ऑनलाइन हो रहा है, पेपर देने में कोई मजा नहीं आता। अच्छा प्रॉक्टर मोड में होते हैं, मतलब अवेलेबिलिटी होती है कि आप लिख के स्कैन करके फाइल्स को अपलोड करवा सकते हो सेंटर्स पे। क्या सर? नहीं दिया? नहीं सर, सर कैमरे वैमरे सब चालू हैं भाई वहाँ पे,
अरे भाई वहां पे तुम्हें क्या लगता है कि नॉर्मल एक ऐसे कैमरा है बस तुम्हारे सामने जिसको तुम कर लो? नहीं, ऐसा नहीं होता वहां पे। वहां पे पूरा सेंटर तुम्हारा कैमरे के अंदर सिक्योर्ड है। हाँ, उसके स्पेसिफिक सेंटर्स भी होते हैं। दे हैव स्पेसिफिक सेंटर्स जहां पे दे हैव कैमराज हियर, कैमराज देयर। हाँ, पूरा कंप्लीट अंडर सर्वेलेंस होता है। और ऐसे नहीं होता भाई, नहीं घर पे नहीं होता। सुनो, सब्जेक्ट अच्छा, उनके जहां पे रिमोट लोकेशंस होते हैं जहां पे वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहां पे दे हैव अदर काइंड ऑफ फैसिलिटी। फॉर एग्जांपल घर पे दे दो, और जहां पे लोकेशंस होते हैं वहां पे आपको अपनी जगह पे देना पड़ता है। उनको पता है मैं कहाँ रहता हूं। मेरे पासपोर्ट की कॉपी है भाई के पास। भाई अगर कोई इंटरनेशनल कोर्स करना है तुम्हें, तो तुम्हारे पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना जरूरी है, और पासपोर्ट की कॉपी लगती है भाई, तभी तो वहां से वीजा देंगे मेरे को। मेरे को स्कॉलरशिप किस लिए मिली है? वो स्कॉलरशिप का एग्जाम ही नहीं दे सकता था जब तक मेरे पास पासपोर्ट नहीं होगा। समझ रहे हो? तो भाई ऐसे नहीं होता। भाई फॉर्च्यूनर के एडवांस के पैसे पूरे गए वहां पे। मेरे पास दोनों ऑप्शन थे, इधर से फॉर्च्यूनर के एडवांस से गए, फॉर्च्यूनर की बुकिंग करवा लेता, और इधर से नहीं, चलो लंदन यूनिवर्सिटी। सुनो 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 सुनो, अरे सर आ तो कभी भी जा सकती है, बट ठीक है आराम से ले लेंगे, ऐसे कोई मेरे को जल्दी नहीं है। ठीक है कि मेरे को अभी कल ही लेनी है, मैं आराम से ले लूंगा कभी भी। ठीक है, हाँ चलो सुनो। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, अरे चुप, तुम इधर ध्यान दे लो भाई, मेरे को खत्म करना है चैप्टर, अननेसेसरी बढ़ता जा रही है। अब एकदम क्वाइट हो जाओ। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 लाख रुपीज। भाई यहां से बाल आ रहे हैं यार। क्या मजाक चल रहा है? अरे बालों का पूरा गुच्छा आया। चलो, क्या यहाँ पे ऐसे यहां से? चलो। अरे आ जाए तो आ जाए, क्या हो गया तो। हाँ, and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of 25,000 in case of continuing failure, for the penalty of 100 rupees for each day, और subject to a maximum of 2 लाख। तो ऑफिसर के ऊपर कितना है? ऑफिसर के पास, ऑफिसर के ऊपर है 25,000 टू 2 lakhs एंड 100 रुपीज डेली। अच्छा, ये जो पेनल्टी लगती है नेक्स्ट डे से लगती है, याद रखना। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसने 200 दिन का डिले कर दिया। अब 200 दिन का डिले करने का मतलब हो गया कि 1 लाख रुपए, और फॉर 199 डेज। हाँ, 199 डेज 500 रुपए, फिर वो जो टोटल अमाउंट आएगा वो जमा कराना पड़ेगा। समझ आ गया? यस और नो? ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्या ऑफिसर एक काफी ऐसे एक वास्ट टर्म होता है। इसके अंदर ऑफिसर इन डिफॉल्ट का मतलब होता है कि जो ऑफिसर जिसके अंडर ये काम था, क्योंकि ऑफिसर के अंदर तो कंपनी के सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं। सारे ऑफिसर्स मतलब कंपनी का इंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के जो सीईओ हैं, सीएफओ हैं, इनफैक्ट कंपनी सेक्रेटरी, ये भी क्या है? ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, मतलब ऑफिसर है। तो यहां पे जिसके अंडर ये जिम्मेदारी थी वो माना जाएगा ऑफिसर इन डिफॉल्ट। अब कंपनी, पूरी कंपनी की थोड़ी जिम्मेदारी थी, कंपनी ने मान लो 2 लोग को ये जिम्मेदारी दे रखी है, उनसे डिफॉल्ट हुआ तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। क्लियर हो गया? आ गया भैया आपका आईपीएफ। ठीक है, काफी कुछ बता चुका हूं मैं इसके बारे में, तो यू वोंट फाइंड सच काइंड ऑफ डिफिकल्टी हियर। सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट अलॉन्ग विद द वेरियस रूल्स फ्रेम फ्रॉम टाइम टू टाइम इंक्लूडिंग आईपीएफए। आईपीएफए बना दिया इन्होंने। अकाउंटिंग, ऑडिट एंड ट्रांसफर एंड रिफंड रूल्स 2016, मतलब ये जो आईपीएफए के लिए जो रूल बनाया है सरकार ने, ये 4 बातों पे फोकस करेगा। आईपीएफ की अकाउंटिंग, उनकी ऑडिटिंग, उनका ट्रांसफर एंड उनका रिफंड। बोले तो अपने को यहां पे 2 चीजों पे फोकस करना है।
अपन कौन कौन से पैसे ट्रांसफर करेंगे या कौन कौन से पैसे आएंगे आईपीएफए के पास और वो कैसे कैसे रिफंड करेंगे आईपीएफए, बरोबर। मेरे को नहीं मतलब है उनकी अकाउंटिंग से, मेरे को नहीं मतलब है उनकी ऑडिटिंग से। अच्छा, इनके अकाउंट्स गवर्नमेंट अकाउंट्स हैं, ठीक है, और ऑडिट कौन करता है, इनके ऑडिट करवाता है C&AG, मैंने बताया था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इनकी ऑडिटिंग करवाते हैं, समझ आ गया। तो इनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया करवाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां पे रूल्स बनाए गए हैं इन 4 कामों के लिए। विद द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड डील विद दी, ये आईपीएफ से डील करता है। दिस फंड बीइंग स्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको बताया था मैंने, सीजी ने बनाया था 205C में। shall be credited with a specified amount and utilized for refund of unclaimed and unpaid amount, promotion of investor awareness, protection of interest of investors। इस काम के लिए इसको बनाया गया है। the relevant provisions are discussed below। करें, हाँ भाई। अब इसको क्या क्या पैसे मिलेंगे सुन लो। क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड अमाउंट्स टू द फंड, कौन कौन से पैसे आएंगे। तो पहला पॉइंट, अमाउंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट आफ्टर ड्यू अपोर्शन अप्रोप्रिएशन मेड बाय पार्लियामेंट। बोला था ना मैंने आपको, पार्लियामेंट में बजट के टाइम पे पैसा लग किया जाता है, वहां से पैसा लाके इसको दे दिया। दूसरा, डोनेशंस बाय सीजी। अच्छा, डोनेशंस बाय सीजी के साथ एसजी कंपनी और अदर इंस्टीट्यूशंस जो पैसा देती है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। समझ आ गया, डन है ना। अच्छा सुनो, वो आईपीएफ था ना पहले, आईपीएफ था ना पहले, वो यहाँ पे ट्रांसफर करा, उसमें ही तो पैसा पड़ा होगा ना, पुराना वाला आईपीएफ। भाई पुराना आईपीएफ था सिर्फ, फिर बाद में आईपीएफए बनाया, तो पुराना जो आईपीएफ था उसमें पैसे नहीं पड़े होंगे क्या, वो भी तो दे सकते हैं अपन, कोई दिक्कत किसी को। तो अमाउंट लाइंग इन दी आईपीएफ अकाउंट, सॉरी आई एम सो सॉरी, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, हाँ सॉरी ये नीचे है, ई वाला पॉइंट है वो। अमाउंट लाइंग इन दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट, जो अभी बताया था मैंने आपको, द अमाउंट लाइंग इन दी अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ द कंपनीज विल बी ट्रांसफर टू दिस। अब सुनो, ये तो हो गया। 5th वाला पॉइंट सुनना, अमाउंट इन आईपीएफ, द अमाउंट लाइंग इन दी आईपीएफ ऑफ सेक्शन 205C ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। आ गया समझ में, ये एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। अब सुनो डी वाला पॉइंट, अमाउंट इन दी जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द अमाउंट इन दी जनरल रेवेन्यू अकाउंट। अब ये बोलता है सर ये अमाउंट इन दी जनरल रेवेन्यू अकाउंट क्या है, तो हिस्ट्री सुनो थोड़ी सी, आपको इंटरेस्ट आए नहीं है बट आपको सुनना पड़ेगा, आज ऑप्शन है भी नहीं जाने का। देखिए सुनिए मेरी बात, आईईपीएफ कब आया सर, 1999 में आया था। उसके बाद आया सेक्शन 205C और उसके अंदर हमने आईपीएफ बना दिया, बरोबर। फिर उसके बाद आया कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद आपने बना दिया आईईपीएफए। समझ आ गया। तो ये जो आईपीएफ था 1999 में, वो पैसा तो इधर ट्रांसफर कर दिया अपन ने 5th पॉइंट के अंदर। 1999 से पहले कोई दिक्कत नहीं रही होगी क्या भाई, तो फिर वो पैसा कहां जाता था, आ गया समझ में। जनरल रेवेन्यू अकाउंट, वो कहां जाता था, जनरल रेवेन्यू अकाउंट। मतलब 1999 से पहले सरकार ने एक जनरल रेवेन्यू अकाउंट ओपन कर रखा था। देखो एक जनरल अकाउंट था, सारा पैसा इसमें जाता था। फिर सरकार के बाद जब ज्यादा पैसा आने लगा तो उनको लगा कि इसके लिए तो स्पेसिफिक अमेंडमेंट चाहिए, स्पेसिफिक लॉ बना दो। तो उन्होंने बना दिया आईपीएफ कि अब ये पैसा तुम आईपीएफ में ट्रांसफर करना। और जब इनको फर्दर डेवलपमेंट के बाद लगा कि नहीं हमें तो इस काम के लिए एक अथॉरिटी चाहिए, तो उन्होंने बना दी आईपीएफए, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। और अब सारा का सारा पैसा अथॉरिटी के पास जाएगा। तो आईपीएफ का जो 2005 205 सेक्शन सी वाला 205C वाला था वो तो ट्रांसफर कर दिया, और उससे पहले जो जनरल रेवेन्यू अकाउंट में पड़ा था वो भी इसको ट्रांसफर कर देंगे। समझ आ गया क्या, बोलो अब कोई तकलीफ। अब नीचे की कहानी सुन लो, द अमाउंट इन द जनरल रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट which has been transferred to the account under section 205A of the Companies Act 1956
इट इज टू इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019-99, उससे पहले था, एंड रिमेनिंग अनपेड और अनक्लेम्ड आज भी है 2013 के आने के बाद में भी, मतलब 2013 एक्ट के आने के बाद में भी अगर वो अनपेड है तो वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब आप इसको चाहो तो अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर सकते हो, चाहो तो साइड में बना लो और अपनी लैंग्वेज में फ्रेम कर देना, ठीक है। अमाउंट लाइंग इन दी जनरल रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है, बिफोर दी एप्लीकेबिलिटी ऑफ, ठीक है, आईईपीएफ, ठीक है, एंड द अमाउंट इज स्टिल अनपेड और अनक्लेम्ड विल बी ट्रांसफर टू दी आईईपीएफ है। आईईपीएफ एस्टैब्लिश अंडर कंपनीज एक्ट 2013। खत्म बात। अब तो खत्म हो गया ना, कर दिया ना ट्रांसफर भाई। आईईपीएफ पुराना वाला भी ट्रांसफर हो गया और जनरल रेवेन्यू अकाउंट भी ट्रांसफर हो गया। समझ आ गए क्या? जल्दी बोलो, 5 पॉइंट समझ आ गए? तो पैसा अभी तक कहां से आया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलोकेट करवाया है, पार्लियामेंट से डोनेशन रिसीव हुआ है, ठीक है, सीजी, एसजी, ठीक है, कंपनी से या अदर्स कहीं से भी, अदर किसी इंस्टीट्यूशन से वो अनपेड और अनक्लेम्ड डिविडेंड पड़ा था, ठीक है, जनरल रेवेन्यू अकाउंट का बैलेंस पड़ा था, पुराना वाला आईपीएफ पड़ा था। अब आ जाएगा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, द इंटरेस्ट और अदर इनकम आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड फ्रॉम द फंड, इन्होंने खुद ने इन्वेस्ट कर रखा है तो वो आ जाएगा। ओके, अमाउंट रिसीव फॉर डिसगॉर्जमेंट और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, द अमाउंट रिसीव्ड अंडर सेक्शन 38(4), that is amount received through disgorgement or disposal of securities seized from a person who has been convicted for personation or acquisition of securities as provided under 38(3). मान लो आपने झूठ बोल के, क्या बोल के? झूठ बोल के आपने शेयर्स अपने नाम करवा लिए कंपनी के, ठीक है। अब इम्पर्सोनेशन करने की कोशिश करिए। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है कि आप जो नहीं हो वो आपने दिखाने की कोशिश करी है, मतलब यह पर्सोनेट योरसेल्फ एज ए डिफरेंट पर्सन, मतलब आपका नाम कुछ और है और आप कुछ और नाम बता रहे हो, फेक आईडी डॉक्यूमेंट्स बना के, ठीक है। आपने क्या किया? कंपनी में शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया। समझ आ गया? सर ऐसा कोई क्यों करेगा? अरे टैक्स वैक्स बचाने के चक्कर में कर सकता है, 2 नंबर का पैसा था, 1 नंबर करना था, उस हिसाब से कर लिया उसने। समझ रहे हो? तो भाई अगर तुमने ऐसा किया, कंपनी से शेयर्स अपने नाम पे ट्रांसफर करवाए, कोई डिसगॉर्ज, तो तुम्हारे शेयर्स को डिसगॉर्ज कर लिया जाएगा, मतलब जबरदस्ती जब्त कर लिया जाएंगे, और तुम्हारे शेयर्स को जो जब्त कर लिए वो अल्टीमेटली आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। समझ आ गया? ठीक है। 4 फीचर में क्या होता है, वो शेयर्स खत्म हो जाते हैं। यहां पे डिसगॉर्जमेंट मतलब उसके शेयर को जब्त करके और हमने फर्दर शेयर्स को आईपीएफ में ट्रांसफर कर दिया, तो आईपीएफ के पास वो शेयर्स पड़े हैं, तो आईपीएफ को जो डिविडेंड बनेगा ना उन शेयर्स पे, अब वो आईपीएफ के पास जाएगा। समझ आ गया? क्योंकि मैंने ये तो कही नहीं ना कि कंपनी को उसके पैसे नहीं मिले थे, कंपनी को तो उस चीज के पैसे मिल गए थे, बट किसी ने इंपर्सोनेशन करने की कोशिश करी, जाली नाम दिखाने की कोशिश करी, वो चीज गलत हो गई थी। समझ आ गया? आगे दे रखा है एप्लीकेशन मनी, द एप्लीकेशन मनी रिसीव बाय कंपनीज फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सिक्योरिटीज एंड ड्यू फॉर रिफंड। समझ आ गया? ये तो पता ही है, बता चुका हूं मैं आपको। एप्लीकेशन मनी, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिपॉजिट्स अदर देन बैंकिंग कंपनीज के अलावा, एंड रिमेन अनपेड फॉर 7 years। मैच्योर डिबेंचर्स बहुत है। इंटरेस्ट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल प्रोसीड्स, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ फ्रैक्शनल शेयर्स, जो कि बोनस शेयर्स या मर्जर या अमालगमेशन की वजह से आए। भाई जैसे आपके पास कंपनी ने कहा कि हम आपको 2 शेयर के बदले 1 बोनस देंगे, अब आपके पास थे 7 शेयर्स, तो 6 के बदले तो 3 मिल गए, बट आया समझ में? बोलो भाई। नेक्स्ट है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल प्रोसीड्स, ये तो हो गया, सॉरी। रिडम्पशन अमाउंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। समझ आ गया कि ये तो, अब ये तो कुछ भी नहीं है पॉइंट्स यार, ये तो बस बढ़ा रखे हैं पॉइंट्स, ठीक है, इन्होंने पॉइंट्स बढ़ा दिए, ठीक है। 10, 11, 12, 13, 13 अमाउंट्स तो हो गए। अब 14 एक लास्ट है। अब 14 क्या है? 14th पॉइंट में दे रखा है सच अदर अमाउंट्स एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 3 ऑफ आईपीएफए रूल्स 2016। और आईपीएफए के जो रूल्स बने वो 4 कामों के लिए बने: अकाउंट्स बनाओ, ऑडिट करवाओ, ट्रांसफर कहां से आएगा और रिफंड कैसे करोगे। समझ आ गया? अब ये बोलता है ऑल अमाउंट्स पेबल एज मेंशन अंडर क्लॉज A to N ऑफ सेक्शन 125 एज स्टेटेड अबव। ठीक है। All shares in accordance with 124(6), that is all shares in whose dividend have not been claimed or paid for,
7 ईयर्स। अभी बताया था ना वो 7 साल वाले शेयर्स, लगातार 7 साल वाले। फिर इंस्टीट्यूट ने बोला था कि बीच में क्या नहीं होना चाहिए, गैप नहीं हो, बीच में गैप को तो वो ट्रांसफर नहीं होंगे। ठीक है सर, ओके। और फिर इसका रिजल्टेड बेनिफिट, क्योंकि अगर जिस बंदे ने 7 साल तक डिविडेंड क्लेम नहीं करा, वो डिविडेंड इनके कोई बोनस शेयर्स वगैरह हो गए 7 सालों में, वो कुछ भी, तो रिजल्टेड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द अथॉरिटी अंडर क्लॉज बी एंड अबव। समझ आ गया? ऑल ग्रांट फीस चार्जेस रिसीव बाय द अथॉरिटी अंडर द रूल्स। अब कंपनी पैसे वैसे तो लेंगे ना कंपनी से, ठीक है। ऑल सम रिसीव बाय द अथॉरिटी फ्रॉम अदर सोर्स में बी डिसाइडेड अपॉन बाय दी। ये पॉइंट्स बढ़ाने की हरकतें है, कोई क्या वैलिडिटी है इसकी? ऑल इनकम अर्न्ड बाय द अथॉरिटी, अरे ठीक है भाई, हमसे गलती हो गई। ऑल अदर सम कलेक्टेड बाय द अथॉरिटी एज एनविसेज्ड इन द एक्ट। भाई एक सेकंड भाई, अच्छा, ऑल अमाउंट पेबल एज मेंशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ क्लॉज 10B ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अब बैंकिंग कंपनीज में अगर किसी इन्वेस्टर का किसी का पैसा रह जाता है और कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो तुम ट्रांसफर कर देना। समझ आ गया? बस बहुत है। क्या सर, मेरे को लगता नहीं है कि वो इन पे फोकस करेगा। एग्जाम में फोकस रहेगा आपके ऑलमोस्ट M पॉइंट तक, क्योंकि ये इतने रेलेवेंट पॉइंट्स हैं नहीं है। वही तो मैं कह रहा हूं, इतने रेलेवेंट पॉइंट्स हैं नहीं है। तो आपको अगर एग्जाम में लगता है कि इंस्टीट्यूट ऐसे फर्जी क्वेश्चंस नहीं पूछता, इंस्टीट्यूट की सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये होती है कि वो ढंग के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछता है आप लोगों से। वो इस तरीके की जहां पे अदर्स चला जाए, ठीक है, एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ऐसी बातें जनरली इंस्टीट्यूट पूछता ही नहीं है। तो मैंने आपको ये तो कहा था कि एक्सपीरियंस के बाद पता लग जाता है कि पेपर कैसा बन सकता है, तो इसीलिए इस टाइप का तो नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको बता दिए, पॉइंट M तक इज इंपॉर्टेंट। ओके फाइन, हाँ भाई। अब सुनो यार, अब ये पैसा कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, बस एक लास्ट करते हैं थोड़ा सा, 1-2 पॉइंट। A पॉइंट, महाफर्जी पॉइंट। अरे भाई, जिसका पैसा मेरे पास आया उसने क्लेम मांग लिया तो दूंगा नहीं क्या? रिफंड ऑफ अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिवेंचर्स, एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर इंटरेस्ट देयर ऑन। दूसरा, वो इन्वेस्टर एजुकेशन के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। समझ आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी डिस्गॉर्ज अमाउंट अमंग एलिजिबल और आइडेंटिफिएबल एप्लीकेंट्स। अब जैसे क्या हुआ, मान लो ये कल कराता हूं, फिर अभी इसमें टाइम लग जाएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। अनमेच्योर डिपॉजिट्स, अरे बाबा, डिपॉजिट्स की एक उम्र होती है। मैक्सिमम डिपॉजिट्स का जो टाइम होता है ना, मैक्सिमम डिपॉजिट्स का जो टाइम होता है वो होता है 6 मंथ्स का। सुनो सुनो सुनो, मैक्सिमम डिपॉजिट्स का जो टाइम होता है वो होता है 6 to 36 मंथ्स तक का। मतलब एक कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर